Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will finish the remaining part of the tissue culture. But before that, let me remind you once again, if you haven't subscribed to our channel yet, मैं ये डायलॉग बोल बोल कर बोर हो गई हूँ, तो प्लीज़ जाओ और जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको फ्रेश वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let us continue with our tissue culture topic. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था what is callus culture and what is suspension culture. आपके पास ये कोई ट्यूब है, आपने इस ट्यूब में आपका जो प्लांट का सोर्स है, उस प्लांट में से आपने एक छोटा सा अगर पार्ट कट किया, उसको कट करके हमने अपने सॉलिड मीडियम में, जिसमें अगार है, उस मीडियम में हमने उसको डाल दिया है, इनोक्यूलेट कर दिया है. अब 15 डेज या 20 डेज के बाद आप क्या देखेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, कि आपको उस कैलस के आसपास कॉटन जैसी ग्रोथ दिखाई दे रही है और उस ग्रोथ को हम बोलते हैं कैलस कल्चर. ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही पॉसिबल हो सकता है. अब मैं इस कैलस को क्या करूँगी, या तो मैं इसको डायरेक्ट ट्यूब के अंदर ही ग्रो होने दूंगी, तो इसमें से नीचे से रूट्स निकलेंगे रूट हार्मोन के वजह से, और ऊपर से शूट निकलेगी शूट हार्मोन के वजह से. लेकिन अगर समझो मुझे एक कैलस में से 4 अलग नए प्लांट्स ग्रो करने हैं, तो मैं इस कैलस को क्या करूंगी, इस कैलस को पहले एक लिक्विड मीडियम में, ये आपका लिक्विड मीडियम है, इसमें मैं इस कैलस को पूरी तरीके से शेक करके डिसॉल्व कर लूंगी. और फिर अब ये कैलस के जो सेल्स थे, ये टोटीपोटेंट सेल्स थे. कैसे सेल्स थे? टोटीपोटेंट, क्योंकि सारे सेल्स मिक्स हो गए हैं और वो सारे सेल्स अभी भी कैपेसिटी, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, वो अभी भी ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो कोई भी ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो मैं इन सेल्स को क्या करूँगी, इसको मैंने कैलस को डिसॉल्व करके मैंने उसको सेल्स में बना दिया. अब इस ट्यूब में से मैं इसका सस्पेंशन 4 अलग अलग ट्यूब में कर दूंगी. तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलस कल्चर इसमें, थोड़ा सा कैलस कल्चर इसमें, थोड़ा सा कैलस कल्चर इसमें, थोड़ा सा कैलस कल्चर इसमें. चारों में मैंने कैलस कल्चर को सस्पेंड कर दिया है और न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किए हैं लिक्विड स्टेट में. तो अब ये सेल्स ग्रो होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे करके इनको अगर हम सॉइल में डाल देंगे ये लिक्विड को, तो हमको नया प्लांट मिलेगा. ठीक है, या तो फिर आप इसको और भी दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे मुझे उस प्लांट में से कोई पर्टिकुलर मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, जैसे समझो प्लांट का बहुत सारा मेडिसिनल यूज़ है, तो मुझे जो पार्ट चाहिए प्लांट का, मैं सिर्फ वही ग्रो कर सकती हूँ. अंडरस्टूड? बट दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड स्टडी. आपको फिलहाल क्या समझना है कि सॉलिड मीडियम में आप जो पार्ट ग्रो करते हो दैट इज कैलस, और लिक्विड मीडियम में जब आप सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो दैट इज सस्पेंशन कल्चर. अब यहाँ पर मैंने दोनों का डिस्टिंग्विश बताने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर सको और आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए. कैलस कल्चर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सॉलिड मीडियम इज यूज्ड द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज लॉस्ट. क्या बोला गया है हमको इधर पे? क्या बोला गया हमको यहाँ पर? द सॉलिड मीडियम इज यूज्ड. कैलस कल्चर में हम क्या यूज करते हैं? सॉलिड मीडियम यूज करते हैं. और सस्पेंशन कल्चर में हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड मीडियम यूज करते हैं. सी, सॉलिड मीडियम इज यूज्ड, लिक्विड मीडियम इज यूज्ड. आगे क्या बोला गया है? द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज लॉस्ट. आप जो पार्ट डालते हो प्लांट का, उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उस हिसाब से अब वो ग्रो होगा. जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी बॉडी अलग होती है, बॉडी शेप अलग होता है, और जैसे जैसे वो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं, जैसे जैसे उस बच्चे की ग्रोथ होते जाती है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होते जाता है. तो वैसे ही जैसे आप अपने एक्सप्लांट को मीडियम में डालते हो तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. उसका जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन था, ओरिजिनल शेप था, वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि अब नया शेप आएगा. ठीक है, सो दैट इज अबाउट कैलस कल्चर. सस्पेंशन कल्चर में क्या बोला गया है? स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स, मैंने एक कैलस को डिसॉल्व किया और उसके सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. सो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स और अ सिंगल सेल, या तो आप सिंगल सेल भी डाल सकते हो और वो सेल से डबल सेल होंगे, फिर डबल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा. सो ग्रुप ऑफ सेल्स और अ सिंगल सेल आर यूज्ड एज एक्सप्लांट. आप इसमें सेल डाल के भी अपना सस्पेंशन कल्चर बना सकते हो. समझो आपके पास एक ही एक्सप्लांट है और उस एक्सप्लांट से आपको हजारों ट्यूब्स में सस्पेंशन कल्चर बनाना है, तो अब उस टाइम पे क्या करेंगे? एक एक्सप्लांट का एक सेल लेंगे, एक ट्यूब में डालेंगे, एक सेल लेंगे, एक ट्यूब डालेंगे, तो ऐसे हमारी हजारों ट्यूब्स रेडी हो जाएंगी. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में है. सो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स और अ सिंगल सेल आर यूज्ड एज एक्सप्लांट इन द लिक्विड मीडियम. ठीक है, ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आया. यहाँ पर सॉलिड मीडियम, यहाँ पर लिक्विड मीडियम. यहाँ पर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज लॉस्ट, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स और अ सिंगल सेल इज यूज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, hence the cells of explant they divide and redivide to form a mass of
अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर आपको आपके 12th बोर्ड्स के वाइवा में पूछा, प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, ओरल होता है, तो उसमें पूछते हैं डिफाइन कैलस। तो कैलस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। व्हाट इज कैलस? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब यहाँ पर अनडिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मतलब अभी तक डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अब तक ये समझ जाना चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन मतलब अभी तक सेल ने डिसाइड नहीं किया है कि वो रूट बनेगा कि शूट बनेगा, कि लीफ बनेगा कि फ्रूट बनेगा। अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। मतलब अभी तक ये सेल टोटीपोटेंट है। क्या है ये सेल? टोटीपोटेंट। सो आपका जो एक्स प्लांट था वो डिवाइड हुआ, मतलब उसके सेल्स ग्रो हुए, डिवाइड हुआ और रीडिवाइड हुआ, और क्या बना? अनडिफरेंशिएटेड मास, मतलब एक अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गन बना जिसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है। इट इज मेंटेन्ड ऑन सॉलिड मीडियम। ये कौन से मीडियम पर हम ग्रो करते हैं कैलस को? स्ट्रिक्टली ऑन सॉलिड मीडियम। ओके, ये बिल्कुल मत भूलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड मीडियम का। कैलस कैन बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स लाइक। अब डिपेंड करता है, समझो आपके पास कैलस मिल गया है, अब इस कैलस में से मुझे क्या ग्रो करना है, मैं उस चीज का हार्मोन उसको प्रोवाइड करूंगी। ओके, मतलब नेचुरली भी कैलस में से पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है। जैसे समझो आपको पूरा का पूरा प्लांट चाहिए, तो आप वैसे ही ग्रो होने दो, खाली उसको टाइम टू टाइम मीडिया उसका बदलते जाओ। मतलब इस ट्यूब में से कैलस निकाल के दूसरे फ्रेश ट्यूब में डाल दो जिसमें नया नया मीडियम बना है, क्योंकि इसका मीडियम तो यूज हो गया होगा, इसमें जो भी कंटेंट्स होंगे वो यूज हो गए होंगे। तो इसको हम बोलते हैं कल्चरिंग, कंटिन्यूअस कल्चरिंग। मतलब एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में डालना, क्योंकि एक ट्यूब का मीडियम खत्म हो जाता है, इसमें ही वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो गए होंगे। सो इट इज नॉट गुड कि हम ज्यादा टाइम तक कैलस को उसी ट्यूब में रखें। समझ में आ रहा है? सो क्या कर सकते हैं हम? या तो इस कैलस को दूसरे ट्यूब में डाल देंगे, फ्रेश मीडियम वाले ट्यूब में, तो उसमें नया प्लांट ग्रो होता रहेगा। लेकिन मुझे पूरा प्लांट चाहिए ही नहीं, मैं किसी मेडिसिनल प्लांट के ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे उस प्लांट का सिर्फ रूट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने कैलस में पूरा प्लांट ग्रो होने तक का वेट नहीं करूंगी, मैं इसमें ऐसा हार्मोन इंजेक्ट करूंगी जिससे मुझे रूट मिले। तो उसको हम बोलेंगे राइजोजेनेसिस। मतलब हम उसमें सिर्फ रूट वाला ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम पर्पसफुल इंडक्शन बोलते हैं। पर्पसफुल इंडक्शन मतलब क्या होता है? आप अपनी तरफ से जानबूझकर कोई ऑर्गन ग्रो कर रहे हो, हार्मोन एक्सटर्नली सप्लाई करके या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का हार्मोन सप्लाई करके। सो आप रूट बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं राइजोजेनेसिस। आप शूट ग्रो कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं कॉलोजेनेसिस। शूट डेवलपमेंट मतलब क्या? शूट मीन्स कॉलो एंड जेनेसिस मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन। एंड दस द प्लांटलेट, या तो आप पूरा का पूरा प्लांटलेट भी ग्रो होने दे सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, आपको पर्टिकुलर ऑर्गन चाहिए तो पर्टिकुलर ऑर्गन बनाओ हार्मोन देकर, आपको पूरा प्लांट चाहिए तो आप पूरा प्लांट ग्रो होने दो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है? मीडिया चेंज करते रहना है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। अब आगे हमको इधर पे सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? सस्पेंशन कल्चर का। आपको कैलस कल्चर समझा? ओके। द लिक्विड मीडियम इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड बाय यूजिंग शेकर्स। यहाँ पर देखो, कैलस कल्चर का लास्ट पॉइंट क्या है? नो शेकर और एजिटेटर इज नीडेड। शेकर मतलब क्या होता है? आपका जो ट्यूब है, आप इसको एक मिक्सर जैसे मशीन के ऊपर रखते हो। मिक्सर नहीं बोल सकते, पर एक ऐसा मतलब एक डिवाइस होता है जो कंटिन्यू घूमते रहता है, वाइब्रेट होते रहता है। सॉलिड मीडियम है, इसके अंदर कुछ भी चीज हिलने वाली नहीं है, तो मैं इसको उस शेकर पे रखकर कुछ फायदा है क्या? नहीं। हम किसी भी चीज को मिक्स कब करते हैं? जब वो चीज लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो लिक्विड मीडियम है उसको हम कॉन्स्टेंटली एजिटेट कर रहे हैं। एजिटेट करना मतलब क्या होता है? स्टर करते रहना। आप स्टर करते रहते हो किसी भी चीज को तो उसमें बबल बनते रहता है। बबल बन रहा है मतलब ऑक्सीजन आ रहा है अंदर, एरेशन हो रहा है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो हम लिक्विड मीडियम यूज करते हैं उसको हम कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं बाय यूजिंग शेकर्स। क्या यूज करते हैं हम? शेकर यूज करते हैं। मतलब ऐसी मशीन यूज करते हैं, समझो ये एक मशीन है, इसके ऊपर ऐसा एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप देख सकते हैं अपने कॉलेज के, ऐसा एक मशीन है। उस मशीन के ऊपर ऐसे ना सांचे बने होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में आप अपना फ्लास्क रख देते हो और वो मशीन वाइब्रेट होती रहती है। तो ये फ्लास्क, ये जो कंपार्टमेंट है, ये उस फ्लास्क को पकड़ के रखेगा, ये गिरता नहीं है। और वो मशीन घूमती है तो इसके अंदर का लिक्विड भी घूमता है, लिक्विड भी घूमता है, और लिक्विड घूमते रहता है तो सेल्स भी घूमते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो? पूरा लिक्विड का मीडियम नीचे सेटल ना हो जाए, क्योंकि लिक्विड मीडियम है तो आपको भी पता है कि लिक्विड में क्या होगा? जिन सेल्स की डेंसिटी हाई होगी
वो कंपोनेंट नीचे सेटल हो जाएंगे। हमको कुछ भी सेटल नहीं होने देना है, हमको मीडिया को कंटिन्यूअसली घुमाते ही रहना है ताकि न्यूट्रिएंट मीडियम मिक्स्ड रहे। सो लिक्विड मीडियम इज एजिटेटेड यूजिंग शेकर्स सो दैट देयर इज कांस्टेंट मिक्सिंग ऑफ द मीडियम एंड द एक्सप्लांट। मतलब आपने जो सेल्स यूज़ किए हैं, सस्पेंशन सेल्स जो यूज़ किए हैं, उनका कांस्टेंट मिक्सिंग होते रहना चाहिए। सो यहाँ पर शेकर कंपलसरी है, यहाँ पर बिल्कुल भी शेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट इज़ अ वेस्ट। ओके, अब ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया है तो ये लास्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है यहाँ पर? बोथ द कैलस कल्चर एंड द सस्पेंशन कल्चर दे डाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसा टाइम आता है कि जब अगर आप इनका मीडिया चेंज नहीं करोगे, अपने सेल्स को न्यू फ्रेश मीडियम नहीं दोगे, उनको उसी पुराने मीडियम में महीनों तक सड़ने के लिए छोड़ दोगे, तो आपका कैलस कल्चर जो ग्रो हुआ था वो डाई हो जाएगा और सस्पेंशन कल्चर के सेल्स भी अंदर ही अंदर मर जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, ये सेल्स ग्रो हो रहे हैं मतलब ये अच्छी चीज़ें अंदर ले रहे हैं और अपने में से बुरी चीज़ें मीडिया में छोड़ रहे हैं। अब आप वो खराब चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें मीडिया में ही रखोगे और उसी में सेल्स को ग्रो करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल के लिए खाना खत्म हो जाएगा और सिर्फ वेस्ट बचेगा और उस वेस्ट को खा के सेल खुद मर जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके जो कल्चर्स हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम मीडिया चेंज करते रहो। देयरफॉर सब कल्चरिंग मतलब क्या होता है, इसमें आपने जो कल्चर ग्रो किया, इसमें आपने जो ऑर्गेन ग्रो किया, उसको निकाल के फ्रेश मीडिया में डालो, उसको हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। सो देयरफॉर सब कल्चरिंग इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको हजारों स्पीशीज मिलता रहे, हजारों क्वांटिटी मिलता रहे, तो आपको सब कल्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? ऑल राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक से। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, इसका ही दूसरा नाम है क्लोनल प्रोपोगेशन। क्लोन्स मतलब क्या होते हैं, किसी एक प्लांट के जैसे मल्टीपल कॉपीज बनाना, मल्टीपल क्लोन्स बनाना। तो समझो, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे 100 प्लांट्स चाहिए, ठीक है, मुझे 100 प्लांट्स चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना एरिया है कि मैं 50 प्लांट्स ग्रो कर सकूँ। तो मेरे पास दो सिचुएशन आ जाती है, दो कंडीशन आ जाती है कि या तो मैं इस एरिया में पहले 50 ग्रो करूँ प्लांट्स और फिर नेक्स्ट 50 प्लांट्स ग्रो करूँ, और या तो फिर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैं PTC टेक्निक का यूज़ करूँ, प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें मैं क्या करूँगी, मैं पहले जितना जगह है मेरे पास उतने सीड्स डाल दूंगी नेचुरल ग्राउंड पर ग्रो होने के लिए। समझो इस प्लांट को ग्रो होने के लिए 1 मंथ का टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ पर सीड्स डाल दिए ताकि प्लांट ग्रो हो सके। अब जब ये सीड्स मैंने डाले हैं, सीड्स डालकर जब उसमें से थोड़ा थोड़ा रूट और शूट निकल जाएगा 15 डेज में, तो मैं क्या करूँगी, एक प्लांट उसमें से निकाल लूँगी। जो रूट और शूट निकला है ना 50 में से, उसमें से एक प्लांट निकाल लूँगी और उस एक प्लांट में से मैं एक्स प्लांट एक्सट्रैक्ट करूँगी। क्या एक्सट्रैक्ट करूँगी, यहाँ से मैंने जो एक प्लांट लिया, उस एक प्लांट में से मैंने एक्स प्लांट लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लांट्स कितने हो गए, 49 हो गए, क्योंकि एक प्लांट तो मैंने निकाल लिया। तो अब मैं ये जो एक्स प्लांट बनाऊंगी, इस एक्स प्लांट से मैं क्या बनाऊंगी, मैं कैलस कल्चर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, कैलस कल्चर। या तो कैलस कल्चर बनाऊंगी, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, हमने अभी पढ़ा था, या तो हम कैलस बना सकते हैं और या तो इसी एक्स प्लांट के एक एक सेल को लिक्विड मीडिया में अगर डालें तो सस्पेंशन कल्चर बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। अगर आप कैलस बनाओगे तो आपको 51 ट्यूब्स बनाना पड़ेगा, अगर आप सस्पेंशन कल्चर बनाओगे तब भी आपको 51 ट्यूब्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मुझे 100 चाहिए। यहाँ पर 49 है क्योंकि एक प्लांट मैंने निकाल लिया था, तो यहाँ पर मुझे 51 ट्यूब्स रेडी करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 15 दिन हो गए हैं, ठीक है, बस और 15 दिन में ये नया प्लांट, मतलब ये जो प्लांट्स है ये रेडी हो जाएंगे। तब तक बचे हुए 15 दिन में ये 51 ट्यूब्स जो मैं रेडी कर रही हूँ, इन 51 ट्यूब्स में क्या होगा, आपके प्लांट की आधी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब इसमें रूट और शूट निकल जाएंगे। तो जैसे ये वाले प्लांट्स की ग्रोथ खत्म होगी, जैसे 1 महीने का पीरियड खत्म हो जाएगा और ये प्लांट एकदम रेडी हो जाएंगे, इन प्लांट्स को हम साइड में निकाल लेंगे और यहाँ पर जो आधे रेडी हो गए हैं प्लांट्स, उनको निकाल कर हम सॉइल में सो कर देंगे। तो अगर मैं एक बार 50 और एक बार 50 ऐसे ग्रो करती तो मुझे 2 महीना लगता, क्योंकि एक पूरे के पूरे राउंड, मतलब एक पूरे के पूरे ग्रुप को ग्रो करने के लिए 1 मंथ लग रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टाइम थोड़ा सा बचा लिया। मैंने यहाँ पर 49 प्लांट्स, 50 प्लांट्स ग्रो किए 1 महीने में, और जब तक ये प्लांट्स ग्रो हो रहे थे तब तक मैंने और प्लांट्स ग्रो कर लिए आधे टाइम में। तो आधा स्टेज उनका क्रॉस करवा दिया, मतलब रूट और शूट तक मैंने उनको ट्यूब के अंदर ग्रो कर दिया। अब बाकी की ग्रोथ को हम कंप्लीट करेंगे सॉइल में। तो जब मैं प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद लेती हूँ तो ये प्लांट्स ग्रो होने के लिए 1 मंथ, और इसी टाइम पे आधी ग्रोथ तो ट्यूब में हो गई है, मतलब 15 डेज में ये आधे प्लांट ग्रो हुए, उसमें से एक प्लांट लिया मैंने, तो मैंने 15th डे से PTC स्टार्ट किया, करेक्ट।
तो अब जब यहाँ पर 30th डे होगा, मतलब यहाँ पर 1 महीना खत्म होने आएगा, तब तक यहाँ पर 15th टू लेकर 30th डे तक आपका प्लांट हाफ ग्रो हो चुका होगा। क्या हो जाएगा? ट्यूब के अंदर हाफ ग्रो हो चुका होगा। तो ये 1 मंथ, अब ये हाफ ग्रो होने के लिए जो मैं सॉइल में डालूंगी, ये हाफ प्लांट्स जो ग्रो हो चुके हैं इनको अब मैं सॉइल में डाल दूंगी। तो हाफ ग्रोथ यहाँ पहले ही हो चुकी है, मतलब इनका 15 दिन का काम ट्यूब में हो गया है। तो अब इनको और सिर्फ कितना लगेगा? सिर्फ और 15 दिन लगेंगे। सो यहाँ पर मुझे कितना टाइम लग रहा है? अगर मैं लैंड और प्लांट टिश्यू कल्चर दोनों का यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है 45 डेज, और अगर मैं सिर्फ लैंड पे ग्रो करूँ तो मुझे लगेगा 60 डेज। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरा 15 डेज बच रहा है। यहाँ पर इस टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर मेरा टाइम भी सेव हो रहा है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल रही है। समझो मैं 51 की जगह 100 ग्रो कर सकती हूँ, तो मेरा नेक्स्ट टाइम का भी पूरा का पूरा क्वांटिटी अभी कवर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। जब आप आधा प्लांट, मतलब प्लांट का जो स्टार्टिंग लेवल होता है वो आप ट्यूब में ग्रो कर देते हो और फिर उसको सॉइल में ग्रो करते हो, दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। क्योंकि माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट, और प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है? ग्रो करना, स्प्रेड करना। तो आप पहले प्लांट का स्मॉल पार्ट ग्रो कर रहे हो और फिर उसको सॉइल में प्रोपोगेट कर रहे हो। प्रोपोगेट मीन्स उसको ग्रो कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। तो अब थ्योरी देख लेते हैं। Organogenesis. Organogenesis means what? Organ formation. Organogenesis via shoots is considered as one of the most widely used commercial method of regeneration of plant. मतलब आपके कैलस में से जो ऑर्गन्स निकलते हैं, समझो ये आपका कैलस है, इसमें से जो शूट और जो रूट निकलेगा इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जब आपके ट्यूब के अंदर इतना प्लांट रेडी हो जाता है, शूट और रूट बन जाते हैं, तो आप उस प्लांट को निकालकर सॉइल में सो कर देते हो। एंड दिस टेक्निक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लोनल प्रोपोगेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम एक प्लांट्स की बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, और क्लोन्स मतलब क्या होते हैं? मल्टीपल कॉपीज। ये टेक्निक इंडियन इंस्टीट्यूट में सिर्फ यही एक टेक्निक है जो यूज़ की गई है, अडॉप्ट की गई है। माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट इज़ द ओनली प्रोसेस अडॉप्टेड बाय इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये टेक्निक हम ग्रो करते हैं, मेनली फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जब आप अपने यूज़ के लिए ग्रो कर रहे हो, और कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब जब आप बिजनेस लेवल पे वो प्लांट ग्रो कर रहे हो। आपको उसमें से कोई परफ्यूम बनाना है तो फ्लावर्स की ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, या आपको कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो इसीलिए आप वो प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। सो दैट इज़ कमर्शियल प्रोडक्शन. So micropropagation technique is used for commercial production of ornamental plants. Ornamental plants मतलब क्या होते हैं? Decorative plants like orchids, क्रिसैंथमम, यूकलिप्टिस एक्सेट्रा। क्योंकि आपको पता है कि हर फेस्टिवल में हमारी कंट्री में फ्लावर्स का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा क्लासी, ब्यूटीफुल और एक्सेप्टेबल है। ठीक है। And also for large production of fruits like banana, grapes, citrus, etc. So these are the properties of micropropagation. Let's move ahead. राइट, अब हम देखते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस। तो क्या दिखाया जा रहा है आपको? व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन? इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। आप क्या कर सकते हैं? टाइम बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। 50 की जगह 100, 100 की जगह 500। सो इट सेव्स टाइम एंड इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। सेकेंड एडवांटेज क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स मतलब जो ट्यूब के अंदर जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, जिनमें सिर्फ रूट और शूट निकली हुई होती है। A large number of plantlets are obtained within a short period and from a small space. प्लांट टिश्यू कल्चर लैब के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, छोटी सी जगह में भी आप बहुत सारे ट्यूब्स को ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ वो क्लीन होनी चाहिए और वहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर और बाकी के कंडीशन पैरामीटर्स सेट होने चाहिए। सो इट डू नॉट रिक्वायर मच स्पेस। जितना एक ग्राउंड पे ग्रो करने के लिए जगह चाहिए उतना हमको प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए स्पेस नहीं चाहिए होता है। सो इट रिक्वायर्स लेस स्पेस प्लस मोर प्रोडक्शन। ठीक है। थर्ड, प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर। आप लैब में अगर प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो तो उनके ऊपर क्लाइमेट का कुछ असर ज़्यादा होगा नहीं, तो आप पूरी साल भर भी वो सेम स्पीशी ग्रो कर सकते हो। अगर हम नेचर के ऊपर डिपेंड करें तो प्लांट्स को सिर्फ उनके सीजन में ग्रो किया जा सकता है। सॉरी, जो सिलेक्टिव प्लांट्स होते हैं उनको सिर्फ उनके सीजन में ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लैब का इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन ग्रो प्लांट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ईयर
okay, under controlled conditions you have to maintain the temperature and the other pH and other climatic parameters and independent of seasons. लैब में ग्रो करने के लिए या माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक करने के लिए हमको सीजन के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, जनरली सिमिलर प्लांट्स और क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड बाय दिस मेथड. यूजुअली हम क्या करते हैं, एक ही स्पीशी के टाइप के प्लांट्स को एक साथ ग्रो करते हैं. ठीक है, मतलब एक बार में एक स्पीशी, फिर दूसरे बार में दूसरा स्पीशी. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अलग अलग स्पीशी के प्लांट्स को एक साथ ग्रो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि उनका क्लाइमेटिक सिचुएशन अलग होता है. मतलब उन प्लांट्स का नेचुरल टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो दो स्पीशी एक साथ ग्रो करना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. इसीलिए आप नेचुरली मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में आप यूजुअली क्या करते हो, सेम स्पीशी ग्रो करना प्रेफर कर सकते हो. ठीक है, सो जेनेटिकली similar plants are produced by this method, therefore desirable characters. तो इससे क्या होगा, आप जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, मतलब आपने जो एक्स प्लांट लिया था उसी एक्स प्लांट से आप बाकी के प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, तो आपको जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, जैसे मुझे क्वांटिटी, यील्ड, क्वालिटी जो चाहिए मुझे वो मिल सकती है. ठीक है, and desired sex of superior variety are kept constant for many generations. और मैंने जो स्टार्टिंग में मेल पेरेंट और स्टार्टिंग में फीमेल पेरेंट सिलेक्ट किया था, मैं उन्हीं मेल और फीमेल पेरेंट को बार बार यूज़ कर सकती हूँ न्यू प्रोजेनी बनाने के लिए, जब तक वो मेल और फीमेल पेरेंट पे मेरा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा तब तक, क्योंकि वो मेरे सबसे बेस्ट क्वालिटी के मेल और फीमेल पेरेंट हैं. ठीक है, क्योंकि हमने उनको प्योर लाइन करके सिलेक्ट किया है, जो स्टार्टिंग के हाइब्रिडाइजेशन में हमने स्टेप्स पढ़े ना उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोला गया है, द रेयर प्लांट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज आर मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड. अब समझो नेचर में से कोई प्लांट गायब होते जा रहा है या एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, उसको मुझे बचा के रखना है, उसकी प्रजाति को मुझे बचा कर रखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं लैबोरेटरी में प्रिजर्व कर सकती हूँ. मतलब ऐसे ही उनको हम ट्यूब्स में ग्रो कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उनका मीडिया चेंज कर सकते हैं ताकि उनको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम मिलते रहे और वो स्पीशी टोटली एक्सटिंक्ट ना हो. दिस इज द वंडर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. ठीक है, ये एक वरदान है हमारे लिए कि हम एक्सटिंक्ट होती हुई स्पीशीज को भी बचा सकें. बाय दिस मेथड एंड सच प्लांट्स आर सेव्ड, तो ऐसे में वो स्पीशीज सेव हो जाएंगे. और सिक्स्थ पॉइंट हमको क्या दिया गया है एडवांटेजेस का, विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स दैट इज साइब्रिड्स वी आर एबल टू ऑब्टेन न्यू वेराइटी इन शॉर्ट टाइम स्पैन. मतलब हमको क्या बोला गया है, अगर हम सस्पेंशन कल्चर यूज़ करते हैं, कौन सा कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, तो उसमें हम सेल्स यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है सोमैटिक हाइब्रिड्स. मतलब जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, हमको प्लांट का सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, मुझे कोई जीन मैनिपुलेशन नहीं करना है. तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, मतलब सेल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जो साइब्रिड होता है वो उस प्लांट्स का क्वांटिटी हमको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोपगेशन में आप मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं. Did you understand the advantages? All right. अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक ग्रीन बॉक्स दिया गया है 11.3 जिसमें स्टेप्स दिए गए हैं हाइब्रिडाइज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के. सो फ्लो चार्ट हम पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है हमको, क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर. सबसे पहले हमको स्टेरिलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्लासवेयर्स को क्लीन करेंगे. स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन एन अवन और ऑटोक्लेव. तो हमने ये पढ़ा है कि हम ग्लासवेयर्स को और बाकी के मटेरियल, मतलब बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे उसको कैसे क्लीन करते हैं, उसको कैसे ऑटोक्लेव करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्यों करते हैं क्लीन, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट ना कर दे हमारे कैलस को. नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम. फिर हम सिलेक्ट करते हैं, एक बार ग्लासवेयर्स क्लीन हो गया तो अब हम सिलेक्ट करते हैं कि हम अपने इस प्लांट को, मतलब हमारा जो डिजायर्ड प्लांट है उस प्लांट को हम कौन से मीडियम में ग्रो करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कैलस के लिए अलग मीडियम है और लिक्विड के लिए अलग मीडियम है, मतलब सस्पेंशन कल्चर के लिए अलग मीडियम है. और यही मीडियम प्लांट टू प्लांट भी डिफर करता है, मतलब किसी प्लांट को कोई हार्मोन ज़्यादा चाहिए तो किसी प्लांट को कोई न्यूट्रिएंट कम चाहिए. तो आप सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए और फिर आप उस न्यूट्रिएंट मीडियम को प्रिपेयर करते हो. सो सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम. कौन सा मीडियम मोस्टली प्रिफर्ड है, मुराशीग एंड स्कूग, MS मीडियम ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग. विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. आपको मतलब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस प्लांट को कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना आयरन, कितना सल्फर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना वाटर चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मतलब और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स. तो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, जो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पता किया है. और जिन प्लांट्स के बारे में पता नहीं किया है, आप फ्यूचर साइंटिस्ट बनिए और पता कीजिए और नया मीडियम बनाइए. ठीक है, सो देयर इज अ स्कोप फॉर यू ऑल्सो.
आगे क्या बोला गया है हमको, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडियम इन एन ऑटोक्लेव फॉर कंटिन्यूअस 20 मिनट्स। आप जो मीडियम बनाते हैं, आपने पहले ग्लासवेयर को क्लीन किया, फिर जो मीडिया आप बना रहे हो उस मीडिया को भी आप स्टेरिलाइज करोगे, क्योंकि किसी भी न्यूट्रिएंट में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। तो आप न्यूट्रिएंट मीडिया को भी ऑटोक्लेव करोगे 20 मिनट्स के लिए। जो प्रेशर का वैल्यू दिया गया है 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, सो उस हिसाब से आप क्लीन करोगे। यहाँ पर जो 15 पर LB पर इंच स्क्वायर दिया गया है वो 15 पर नहीं है, सिर्फ 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर है। ठीक है, आपने पहले भी ये पढ़ा था स्टेरिलाइजेशन में प्रेशर कितना मेंटेन रखना चाहिए ऑटोक्लेव का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, या जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लांट में से सिलेक्ट करोगे कि मुझे कौन सा एक्सप्लांट लेना है, कौन सा पार्ट ज़्यादा टोटीपोटेंट है। सो सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट फॉलोड बाय सरफेस स्टेरिलाइजेशन। अब आपने जो एक्सप्लांट निकाला है उस एक्सप्लांट को हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मीडियम में नहीं डाल देंगे, क्योंकि प्लांट एयर में ग्रो होता है, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। तो एयर के बैक्टीरिया अगर उस एक्सप्लांट पे बैठे होंगे और आप उस एक्सप्लांट को डायरेक्ट मीडिया में डाल रहे हो, तो आपका कैलस ग्रो होने की जगह बैक्टीरिया ग्रो होने लगेगा या ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगेगा। तो आप जो एक्सप्लांट लेते हो आप उसको भी क्लीन करते हो, पहले डिस्टिल वाटर के साथ, फिर इथाइल अल्कोहल और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ द एक्सप्लांट बाय सरफेस स्टेरिलाइजेशन एंड रिंसिंग विथ वाटर। ठीक है, एक्सप्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रोइंग स्टॉक प्लांट। एक्सप्लांट कहाँ से लेते हो आप, जो फ्रेश प्लांट ग्रो हो रहा होता है उसमें से आप एक्सप्लांट निकालते हो। जैसे अभी मैंने माइक्रो प्रोपगेशन वाली टेक्निक में बताया ना, 50 प्लांट्स ग्रो करोगे और आधा प्लांट जब ग्रो हो जाएगा, प्लांटलेट बन जाएगा, उसका एक प्लांट ले लेंगे क्योंकि वो फ्रेश प्लांट है और उसमें से एक्सप्लांट लेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर यील्ड देगा। ओके, ऑलराइट। इनोक्यूलेशन ऑफ द एक्सप्लांट, हाँ, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी जो ग्रोन प्लांट है आप उसमें से भी अगर एक्सप्लांट लेंगे तो आपको सेम क्वालिटी मिलेगी, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस हो, बट इतना ज़्यादा नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनोक्यूलेशन ऑफ द एक्सप्लांट इन द कल्चर फ्लास्क। अब आपने जो एक्सप्लांट लिया उसको आप अपने मीडिया में डालोगे। कल्चर फ्लास्क मतलब जिस फ्लास्क में, जिस ट्यूब में आप अपना मीडिया बनाए हो, अगर सॉलिड मीडिया है तो कैलस एक्सप्लांट उसमें रख दोगे, लिक्विड मीडियम है तो सेल्स सस्पेंड कर दोगे। ठीक है, सो इनोक्यूलेशन मीन्स पुटिंग द एक्सप्लांट इन द लिक्विड मीडियम और इन द कल्चर फ्लास्क कंटेनिंग स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड, एकदम क्लीन, फ्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनोक्यूलेशन इज डन इन द लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट यूनिट। ये इनोक्यूलेशन, ये जितना भी प्रोसीजर हम करते हैं, मतलब एक्सप्लांट को ट्रांसफर करने का काम, ये सब हम कहाँ पर करते हैं, मैंने बताया था माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक चेंबर होता है जिसको हम लैमिनार एयर फ्लो, लैफ बोलते हैं। उस चेंबर को यूवी लाइट चालू करके, क्लीन करके उसमें यूवी लाइट चालू कर दे ताकि उसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएं। तो उस चेंबर के अंदर हम ये सारा काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके हाथ उस चेंबर में जा सकते हैं क्योंकि वो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको बाहर बैठना होता है और हाथ से सारा इनोकुलेशन करना होता है। ओके, नहीं तो अगर आप मुंह अंदर डालोगे तो आपके मुंह से जो सांस निकल रही है उससे भी ऑर्गेनिज्म जा सकता है न्यूट्रिएंट मीडियम में और कंटैमिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंक्यूबेशन ऑफ द इनोक्यूलेटेड एक्सप्लांट। अब आपने जो एक्सप्लांट डाल दिया है, इनोक्यूलेट कर दिया है, उसको आप इंक्यूबेट करोगे। देखो, दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। इनोक्यूलेट मतलब किसी चीज़ को अंदर डालना, अपने एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस करना, और इंक्यूबेट मतलब उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देना। ठीक है, सो इंक्यूबेशन ऑफ द इनोक्यूलेटेड एक्सप्लांट, हियर सेल्स ऑफ एक्सप्लांट ग्रो। अब आपने इंक्यूबेशन के लिए रख दिया है अपने सेल्स को, तो वो सेल्स क्या होंगे, अब ग्रो होंगे। प्रोलिफरेट टू फॉर्म कैलस, ग्रो होंगे और स्प्रेड होंगे कैलस बनने के लिए। प्रोलिफरेट मीन्स स्प्रेडिंग। विदिन 2 to 3 वीक्स, मतलब हर एक प्लांट का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली मैं 15 डेज बोलती हूँ, सो 2 to 3 वीक्स। सब कल्चरिंग ऑफ द कैलस, अब आप क्या करोगे, अगर आपने कंटिन्यूस कैलस को महीनों महीनों के लिए उसी एक ही फ्लास्क में छोड़ दिया, तो क्या ये गारंटी है कि उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जो हमने डाला था स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था, उसका न्यूट्रिएंट सालों तक टिकेगा? नहीं, एक टाइम के बाद तो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, तो अपना कैलस मर जाएगा। मरने से पहले आप कैलस को सब कल्चर करोगे। सब कल्चर मतलब आप पुराने ट्यूब में से निकाल के फ्रेश मीडिया में वो प्लांट डालोगे। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग ऑफ कैलस
इफ कैलस इज टू बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आपको कैलस तुरंत यूज करना है तो सब कल्चर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो कैलस अभी नहीं 6 महीने बाद यूज करना है, पर अभी से आप ग्रो करके रख रहे हो तो आपको हर 15 दिन में उसका न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज करना पड़ेगा, या हर 20 दिन 25 दिन में, ठीक है। सो सब कल्चरिंग ऑफ कैलस, इफ कैलस इज टू बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, कैलस इज डिवाइडेड इनटू 3 to 4 सेगमेंट्स एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड टू द फ्रेश मीडियम, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस, अब इसके बाद क्या होगा, कैलस ग्रो होगा तो क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, रूट और शूट। सो इनिशिएशन ऑफ रूटिंग एंड शूटिंग दैट इवेंचुअली लीड्स टू प्लांटलेट फॉर्मेशन। जब आपके कैलस में से रूट और शूट निकल जाएगा तो आपको प्लांटलेट मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं छोटा सा पौधा, ठीक है। पौधा भी नहीं बोल सकते, पौधे के पहले जो छोटा सा पार्ट होता है उसको प्लांटलेट बोलते हैं। उसके आगे क्या दिया, लास्ट पॉइंट, हार्डनिंग। आप इन प्लांटलेट्स को क्या करोगे, आपने ट्यूब में जो प्लांटलेट ग्रो किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा प्लांट ट्यूब में ही बन जाए, क्योंकि प्लांट को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सॉइल में डालना ही पड़ता है। सो आप उसको हार्डनिंग करने के लिए डालोगे। हार्डनिंग मतलब क्या होता है, आप प्लांट्स को आप सॉइल में सो करोगे, मतलब सॉइल में अच्छे से इनोकुलेट करोगे। सो प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन बैग्स containing sterilized soil and kept at low light and high humid conditions for suitable period of time। लेकिन हम तुरंत ट्यूब में से प्लांट निकाल के डायरेक्ट सॉइल में नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम प्लांट को ट्यूब में ग्रो कर रहे थे तब वो बहुत सेंसिटिव कंडीशन में था, एकदम लिमिटेड लाइट, लिमिटेड टेम्परेचर, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। तो हम पहले प्लांट को थोड़ा एडजस्ट होने देते हैं। पहले प्लांट को हम क्या करेंगे, जब वो प्लांटलेट बन जाएगा तो उसको हम क्लीन सॉइल में डालेंगे जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, स्टेरिलाइज्ड सॉइल में। मतलब एक पॉलीथीन बैग लेंगे, उसमें सॉइल भरेंगे और उसमें उस प्लांटलेट को डालेंगे और नीचे से रबर लगा देंगे, प्लांटलेट बाहर रहेगा। थोड़े दिन जब उस प्लांट को न्यूट्रिएंट से निकल के सॉइल में ग्रो होने की आदत हो जाएगी तो 10-15 दिन के बाद उसको फिर हम नेचुरल सॉइल में डालेंगे, ओपन एनवायरनमेंट में, खुली फील्ड में। सो आफ्टर अ पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन बैग्स and containing sterilized soil and kept at low light and high humid conditions for suitable period of time, थोड़े टाइम के लिए, and then later that plantlet is transferred to the field, और फिर field पे वो naturally grow होगा जैसे उसको grow होना चाहिए। So these are the steps of tissue culture technique. I hope you understood। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ओके। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, कि टिश्यू कल्चर का फाइनल एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस क्या हैं। There are various applications of tissue culture in forestry, in agriculture field, in horticulture, जहाँ पर आप छोटे छोटे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ग्रो करते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब आपको प्लांट्स का जीन स्टडी करना है फॉर एनी मेडिसिनल यूज। देन फिजियोलॉजी, द एनवायरमेंट, द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, ओके। द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर इंक्लूड, हम टिश्यू कल्चर यूज करके कैसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स एंड हेप्लॉइड प्लांटलेट्स। हेप्लॉइड प्लांटलेट्स मतलब कि स्मॉल प्लांटलेट्स जो आपको फर्टिलाइजेशन करके मिले हैं। मतलब यहाँ पर आप एक्चुअली नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हो, एक रेडीमेड प्लांट था, उस रेडीमेड प्लांट में से आपने एक्स प्लांट लिया, तो इधर एक्चुअली हमने फर्टिलाइजेशन कराया ही नहीं, डिप्लॉइड वगैरह कुछ हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, सीड की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने प्लांट में से प्लांट ग्रो किया, तो इसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड प्लांटलेट। क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड प्लांटलेट। देन माइक्रो प्रोपोगेशन, आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो प्लांटलेट्स की। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, प्लांट का मेन काम है फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करना, लेकिन उसके अलावा भी उस प्लांट में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको हम, फेशियल क्रीम्स वगैरह में कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, परफ्यूमरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सुगंध निकलता है प्लांट्स में से। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा एडिशनल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम उन प्लांट्स का कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्लांट ग्रो कर सकते हैं और फिर उसमें से जो चीज़ हमको चाहिए वो हम ले सकते हैं, ठीक है। देन प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर मतलब क्या होता है, सिर्फ सीड को सेव करके रखना, ग्रो करके रखना। कल्चर ऑफ रेयर प्लांट्स, जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या जो प्लांट्स बहुत कम है नेचर में, उन प्लांट्स को भी प्रिजर्व करके रखना टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है। देन सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोनल वेरिएशंस मतलब साइब्रिड प्लांट्स ग्रो करना, मतलब सोमैटिक सेल्स यूज़ करना, जिसमें हम रूट या कोई भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे सीड वगैरह का यूज़ नहीं करते, हम वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो उसको हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस।
प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट्स, और ऐसे बहुत सारे अदर यूजेस है टिश्यू कल्चर के जो आप पढ़ सकते हैं और जिनका कोई एंड ही नहीं है. मतलब देयर आर मेनी यूजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कुछ भी डाउट है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, देन डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन आवर कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, टिश्यू कल्चर के बहुत एडवांटेजेस हैं, तो प्लीज़ टिश्यू कल्चर के लिए ही लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा. Mention your comments in our comment section, mention your reviews to motivate us, to appreciate us, because we feel very encouraged after your motivation and we try to give our best in our lectures. And please share these videos as much as possible with your friends, okay, because right now we need your support to grow to a certain level so that we can support you much better in the future. All right, and if you haven't subscribed to our channel yet, then please do not forget to subscribe. अभी के अभी जाओ और subscribe button पे click करो. Thank you. Stay tuned. See you soon.